आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। त्योहारी सीजन के लिए योगी सरकार की नई गाइडलाइन, दुर्गा पूजा और दशहरा मेला में रखना होगा कई बातों का ध्यान। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें रामलीला, मेल और दुर्गा पूजा, मूर्ति विसर्जन, जुलूस से संबंधित सभी दिशा निर्देश को विस्तार से दिया गया है। वहीं लखनऊ और नोएडा में मेला, मूर्ति स्थापना और विसर्जन, रैली, जागरण आदि के लिए पुलिस कमिश्नर से यहाँ पर अनुमति लेनी होगी। वहीं दूसरे जिलों के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। वही योगी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर कार्यक्रम के आयोजन बंद हॉल में हो रहा है तो कुल क्षमता का 50% लोग ही इसके अंदर जा सकेंगे। यहाँ पे मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य से यहाँ पर पालन करना होगा। वही अगर आयोजन खुले स्थान पर होता है तो एरिया के हिसाब से लोगों को यहाँ पर अनुमति दी जाएगी। यहाँ भी 6 फुट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। वही यह भी सलाह दी जाएगी कि कार्यक्रम में 65 साल या से ज़्यादा या फिर 10 साल से कम उम्र के बच्चे या गर्भवती महिलाएं शामिल ना हो। सरकार ने कहा है कि मूर्तियाँ को रखने के लिए ऐसे जगह का चुनाव किया जाए जो खुली और सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ पालन किया जा सके। वही चौराहे या सड़कों पर मूर्ति या तीजा यहाँ पर ना रखा जाए। वही इसके अलावा मूर्तियों के आकार छोटे रखने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। विसर्जन के लिए भी रोड मैप तैयार पहले ही करके रखने की यहाँ पर प्रशासन से यहाँ पर अनुमति लेनी होगी रोड मैप के लिए। वही एम्बुलेंस की व्यवस्था को भी सुनिश्चित करना होगा। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वही किसी भी आयोजन स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। वही हैंड सैनिटाइजर का भी ध्यान रखना होगा। आयोजन स्थल पर एंट्री और एग्जिट के अलग अलग द्वार रखने के यहाँ पर निर्देश सरकार ने दिया है। वही कार्यकर्ताओं को हैंड सैनिटाइजर और मास्क की सुविधा देनी होगी। वही यहाँ कोरोना से जागरूकता के लिए पोस्टर और बैनर भी लगाए जाएंगे। आयोजक यथासंभव स्पर्श रहित भुगतान की व्यवस्था भी यहाँ पर करें। वही सरकार ने सख्ती से कहा है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह के आयोजन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन से आए लोगों को एंट्री भी नहीं दी जाएगी। आयोजकों को चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है। अगर किसी के अंदर कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो उसे तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 15 अक्टूबर से नए नियमों के साथ पटरी पर दौड़ेगी शताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। करीब 204 दिन बाद देश की राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीच शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। 15 अक्टूबर को ये ट्रेन अपने पुराने समय पर नए नियमों के साथ दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होगी। वहीं लॉकडाउन की वजह से देश से ट्रेनों की सेवा बंद हो गई थी। एक बार फिर से धीरे धीरे ट्रेन सेवाएं बहाल हो रही है। इस क्रम में रेलवे ने शताब्दी एक्सप्रेस को शुरू करने की परमिशन दे दी है। ये ट्रेन करीब 6:45 पर दिल्ली से रवाना होगी। वही गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर और देवबंद, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार होते हुए ये ट्रेन देहरादून पहुंचेगी। इस दिन ये ट्रेन देहरादून से नई दिल्ली के लिए वापसी दोपहर 12:50 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी। वही अम्बाला रेलखंड के सीनियर DCM हरिमोहन लांबा के अनुसार ट्रेन में बैठने के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ज़रूरी होगा। सभी यात्रियों की यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी और चलने से पहले पूरी ट्रेन को यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा। वही यात्रियों के लिए मास्क आवश्यक होगा। वही ट्रेन के चलने के करीब 30 मिनट पहले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा। इसी तरह कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पर कुछ एहतियातन यहाँ पर रखने होंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर नहीं लगेगा रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो सकता है। माफ देश भर में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक और कदम उठाया है। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स माफ कर दिया गया है। साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्कों की प्रक्रिया भी यहाँ पर माफ करने की यहाँ पर शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स माफ कर दिया है। 10 अक्टूबर 2020 से इलेक्ट्रॉनिक वाहन की खरीद के लिए कोई रोड टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। इसी के साथ रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए लोगों से सुझाव यहाँ पर मांगे गए हैं। 3 दिन में सुझाव आने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में को प्रदूषण मुक्त बनाने और इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2019 के तहत साल 2024 तक दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 25% का यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। इसका मतलब है कि साल 2024 तक नई निकलने वाली गाड़ियों में 25% यहाँ पर दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होगी। इसके लिए सरकार ने 2, 3 और 4
पहिया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की खरीद पर सब्सिडी देने के साथ साथ रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है। वहीं दिल्ली सरकार की योजना है कि हर 3 किलोमीटर पर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा दी जाए। इसके लिए निजी क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा नई खरीद की जाने वाली बसों में 50% इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीद जाने का यहाँ पर टारगेट है। वहीं पूरी दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी भी की जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना का डर, दीपावली तक स्कूल नहीं खोलेगी सरकार। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि राज्य में दीपावली से पहले स्कूल नहीं खोले जाएंगे। महाराष्ट्र में अब संक्रमण के 15,17,434 मामले अभी तक सामने आए हैं। वहीं संक्रमण से 40,040 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 14 मार्च से सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के आदेश दिए थे। वहीं सरकार ने अब 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी है। इस संबंध में गायकवाड़ ने कहा कि स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं यहाँ पर चल रही है। कुछ इलाकों में शिक्षक छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम विभिन्न विकल्प तलाश रहे हैं। यह स्पष्ट है कि स्कूल दिवाली से पहले यहाँ पर नहीं खुलेंगे। राज्य शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में स्कूल खोलने का यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि महामारी के समाप्त होने के असर यहाँ पर फिलहाल महाराष्ट्र में तो नहीं दिख रहे हैं। वहीं राज्य के उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि इस संक्रमण पर काबू पाए जाने तक विभाग कॉलेज खोलने के पक्ष में नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में यहाँ पर शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11,416 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,17,434 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 308 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, घूमने फिरने के लिए मिलेगा स्पेशल पैसा। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए LTC के तहत कैश वाउचर स्कीम का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रेवल कैंसेशन यानी LTC को लेकर यहाँ पर विशेष ऐलान किया है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार LTC का लाभ दिया जाएगा। 1 साल LTC उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और होम टाउन जाने के लिए दिया जाएगा। वहीं भारत में कहीं भी घूमने की स्थिति में होम टाउन जाने के लिए 2 बार LTC का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को यहाँ पर कर्मचारी के स्केल और पद के आधार पर उन्हें हवाई या ट्रेन यात्रियों में पूर्ति पर यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी पे प्लस DA का प्रावधान यहाँ पर रहेगा। वहीं यात्रा अवकाश भत्ता यानी LTC का कैश वाउचर स्कीम सरकार लेकर इसमें आई है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी को नगद वाउचर मिलेगा, जिससे वे खर्च कर सकेगा और इससे अर्थव्यवस्था में भी बढ़त होगी। इसका लाभ यहाँ पर PSU और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। वहीं LTC के बदले नगद भुगतान जो डिजिटल होगा, ये 2018 से 2021 के लिए होगा। इसके तहत ट्रेन या प्लेन के किरायों का भुगतान ही होगा, वही टैक्स फ्री होगा। इसके लिए कर्मचारियों का किराया अन्य खर्च 3 गुना होना चाहिए। वही इसी तरह सामान्य या सेवा में GST रजिस्टर्ड वेंडर से लेना होगा और भुगतान डिजिटल होना चाहिए। वही वित्त मंत्री ने बताया कि इससे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के खर्च द्वारा करीब 28,000 करोड़ रुपए की मांग इकोनॉमी में यहाँ पर पैदा होगी। देश में कोरोना के 71 लाख बाद 24 घंटों में मिले 67,732 नए मरीज, 816 लोगों की हुई है 24 घंटों में मौत। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 71,20,539 हो चुकी है। वहीं रविवार को 24 घंटों के अंदर 67,732 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस दिन 70,195 लोग रिकवर भी हुए हैं। वहीं 816 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक यहाँ पर संक्रमण के चलते 1,09,150 मरीजों की भारत में कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वही राहत की बात यह है कि अब तक यहाँ पर 61,49,536 लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं 8,61,853 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमितों के मामलों में दूसरे नंबर पर है। यही नहीं, संक्रमितों के मामलों में भारत दूसरे नंबर पर है। यही नहीं, ज़्यादा मौतों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। साथ ही भारत ऐसा दूसरा देश है जहां सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने 5वें संडे संवाद कार्यक्रम में लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सर्च कोविड-2 रिपेयर्स वायरस है, जो ऐसा वायरस जो ठंड के मौसम में बढ़ने के लिए जाना जाता है। इसलिए लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि लोग अब ठंड का मौसम आने वाला है, इसी के कारण कोरोना अपना पैर पसारेगा। लोगों को यहाँ पर सावधानियां बरतनी होगी। वहीं महाराष्ट्र में यहाँ पर रविवार को कोरोना के कुल 10,427 नए मामले सामने आए हैं। 10,217 लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। वहीं
300 लोगों की मौत 24 घंटों में महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में कुल मामलों की संख्या 15,27,861 हो गई है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस के कुल 2,857 नए मामले सामने आए। 48 लोगों की मौत हुई। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या यहाँ पर 3,06,559 हो गई है। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में 31 अक्टूबर तक राज्य में किसी तरह के मेले समारोह या किसी तरह के यहाँ पर आयोजन पर सरकार ने रोक लगा दी है। वही उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,338 नए मामले सामने आए हैं। वही 3,417 लोग ठीक भी होकर घर गए हैं। वही अब तक प्रदेश में कुल यानी एक्टिव केस यानी अब यहाँ पर 40,019 एक्टिव केस है। वही यहाँ पर अब तक कुल कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 3,90,000 पार पहुँच चुकी है। वही बिहार में पिछले 24 घंटों में 1,302 नए कोरोना के मरीज यहाँ पर मिले हैं। वही कोरोना से यहाँ पर 1,270 लोग ठीक भी हुए हैं। 2 मरीजों की मौत भी है। अब तक यहाँ पर 1,96,268 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वही आयुष्मान के मुताबिक 11 अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 8,78,00,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख कोरोना टेस्ट की सैंपलिंग यहाँ पर भारत में पिछले 24 घंटों में की गई है। वही भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% है। वही मृत्यु दर एक्टिव केसों की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर भारत में 1.54% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गुजरात में दिवाली तक नहीं खुलेंगे स्कूल। इसके बाद आगे कोरोना की स्थिति को देखकर लिया जाएगा फैसला। स्कूलों को लेकर गुजरात सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में दिवाली तक स्कूल बंद ही रहेंगे। आज हुई शैक्षणिक महासंघ की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब दिवाली के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर दिवाली के बाद स्कूल खुलते भी है तो एक सत्र में 2 सत्र की पढ़ाई यहाँ पर नहीं हो पाएगी। इस बात का ध्यान रखते हुए सिलेबस कम करने पर यहाँ पर विचार किया जा रहा है। वही गुजरात में 15 मार्च से कोरोना की एंट्री हुई थी, जिसके बाद 16 मार्च को 2 हफ्तों के लिए यानी 29 मार्च तक यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला किया गया था। हालांकि इसके बाद कोरोना के हालात बेकाबू होते चले गए थे और स्कूल कॉलेजों को यहाँ पर इसका वैकेशन यहाँ पर लंबा होता गया और जो अब दिवाली तक पहुँच गया है।